हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड डीबी जीडी और यांत्रिक के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आपको पता है पर डे 7 बजे लाइव वर्जन है, शाम को 7 बजे, और क्लास नंबर 3 होने वाला है। अब रोज़ तांडव मतलब कि तांडव होगा। साइंस और जीके दोनों का ही प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे हैं 3 दिन से, ये तीसरा दिन है और इससे बाहर कुछ भी नहीं। मतलब बहुत कुछ इसमें आपको मिलने वाला है, ऐसा चीज़ जो आपको डायरेक्ट हिट करेगा एग्जाम में। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है और रोज़ मैं बताऊँगा नहीं कि आपको क्या करना है। 7 बजे आ जाना है और साइंस और जीके का प्रैक्टिस सेट दमदार तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन आपको करेंगे जो कि डायरेक्ट आपको हिट करेंगे एग्जाम में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सच में सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसका PDF भी वहीं पर मिलेगा। परसों और तरसों मतलब 2 दिन वाले क्लास का PDF मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया है। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। सो वहाँ पे ऐड हो जाइए फटाफट एंड टेलीग्राम से वो PDF डाउनलोड कर लीजिए। बाकी इसका भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेगा। तो अन क्लासेस अपडेट वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पे ही मिलेगा, तो वहाँ पे ऐड होना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए फटाफट, तब तक क्लास को स्टार्ट करते हैं। शेयर करिए फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे क्लास नंबर 3 और 3 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे। आपको पता है मैंने जीके का आपको 4 मॉक टेस्ट करा दिया है। किस चीज़ का? जीके का आपको 4 मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिया गया है। कितना? 4 मॉक टेस्ट जीके का स्टार्ट कर लिया गया है। 5वां यहाँ पे प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे जीके का। ओके, सामान्य ज्ञान। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अपने। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मैं इसको चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भारतीय संविधान की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान में गृहीत किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। भारतीय संविधान की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान में गृहीत किया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है रूस, बी में दिया गया है आयरलैंड, सी में दिया गया है अमेरिका और डी में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो भारतीय जो संविधान की जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान में गृहीत किया गया है? तो वो है आपका कौन इसका? वो है आपका आयरलैंड का, जो कि फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आयरलैंड आंसर दे रखा है। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और एक से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट हिट करेंगे एग्जाम में। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। यहाँ पे बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लगा लीजिएगा VVI। ओके, जो बोलूँ उसको जरूर लगा लीजिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? मतलब मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर नहीं रहे, मतलब नहीं रहेगा मतलब जिंदा की बात है, मतलब कि नहीं उपस्थित है, तो उनका जो कार्यभार है वो कौन मतलब उसका निर्वहन करेगा, उनके कार्यों का कौन निर्वहन करेगा? ऑप्शन ए में दे रहा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बी में दे रहा है महाधिवक्ता, सी में दे रखा है भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी में दे रखा है अटॉर्नी जनरल। चलिए राइट आंसर देखते हैं कौन बताएगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति रहेगी तो उस समय कौन कार्यभार संभालेगा? राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति करते हैं, लेकिन दोनों ही नहीं उपस्थित रहे तो कौन उसका कार्यभार संभालेगा, उनका कार्यभार संभालेगा? तो वो हैं आपके कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे और चलते हैं 3 पे। एक बार आपको अच्छा लग रहा है ये, इसको VVI लगा लीजिएगा। सेशन जरूर एक बार शेयर कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो रहा है इस क्लास पे, तो आपका सपोर्ट होना चाहिए तभी जाके कुछ होने वाला है। ओके, चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का, देखिए यहाँ पे रथ मंदिर है, ध्यान दीजिएगा, रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ओके, ऑप्शन में दे रखा है पल्लवों द्वारा, यहाँ पे चालुक्यों पल्लव है, पल्लवों द्वारा, चालुक्यों द्वारा, या फिर चेदी द्वारा, या फिर चोल द्वारा। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? पल्लवों द्वारा, चालुक्यों द्वारा, चेदी द्वारा, या फिर चोल द्वारा। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं जो 3 का आपका राइट आंसर होने वाला है, जो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था वो थे किसके द्वारा कराया गया था? पल्लवों द्वारा, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है वो भी देख लीजिए, क्योंकि खुद मुझे नहीं पता,
हाँ चलिए, हाँ 4 में दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और निर्यात करता है। तो किस चीज़ का ब्राज़ील जो है सबसे अधिक उत्पादक भी वही करता है और निर्यात भी वही करता है, सबसे अधिक विश्व दुनिया में बात कर रहा है। ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है चाय, बी में दे रखा है कॉफ़ी, सी में गेहूं और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत बोला, ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और निर्यात करता है चाय का, कॉफ़ी का, गेहूं का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हो सकता है इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन हो, तो अगर किसी को याद हो तो वो भी बता सकता है। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा करता है ब्राज़ील, बार बार भारत याद आ रहा है, ब्राज़ील, वो है कॉफ़ी का, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आपका मॉक टेस्ट का 5वां क्वेश्चन, मतलब कि आपके एग्जाम में पता होगा कि जीके के 5 ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक, चलिए हाँ अब बताइए, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। पुस्तक से कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और उसे याद जरूर कर लीजिएगा। कई बार रिपीटेड देखा गया है इसको, इसलिए मैंने पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन रखा है, और 4-5 क्वेश्चन और बता दूंगा मैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में दे रखा है अशोक घोष, बी में दे रखा है बाण भाट, सी में विष्णु शर्मा और डी में दे रखा है गुलबदन बेगम। चलिए राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए फटाफट। तो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो कि आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको 4-5 पुस्तकें लिखवाऊंगा, वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं आपके, कौन है भाई साहब? तो वो है विष्णु शर्मा, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्किप ना करिएगा, ओके, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें, ऐसा नहीं है कि यही 5 क्वेश्चन, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ओके, और इसको मैं बता दूं आपको, ये विष्णु शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। और अब मैं बता दूं आपको, जैसे कि आपका एक पुस्तक पूछता है, जैसे कि बाण भाट, बाण भाट किसके लेखक है? किस पुस्तक के लेखक है बाण भाट का? तो बाण भाट का मैं बता दूँ आपके, बाण भाट जो पुस्तक के लेखक है उनका नाम क्या है? वो पुस्तक का नाम क्या है? बाण भाट जो पुस्तक लिखा वो है कादम्बरी। तो ये आप नोट करते चलिएगा, कादम्बरी पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बाण भाट बताना होगा। उसके बाद बात कर ले, यहाँ पे दिया गया है ओके, यहाँ पे दिया गया है अश्वघोष। तो अश्वघोष पुस्तक किसने लिखा है? ओके सॉरी, अश्वघोष जो है वो कौन सी पुस्तक लिखे हैं? तो अश्वघोष जो पुस्तक लिखे हैं वो है, लिख लीजिए, सॉरी यार, चलिए, बुद्ध चरितम पुस्तक कौन लिखे हैं? अश्वघोष लिखे हैं। और कादम्बरी बाण भाट लिखे हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। और गुलबदन बेगम जो है वो किसके लेखक हैं? तो गुलबदन बेगम मैं आपको बता दूं, वो है गुलबदन बेगम, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में, गुलबदन बेगम, तो ये है हुमायूंनामा, आपसे पूछ लेगा हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। कादम्बरी बाण भाट और बुद्ध चरितम अश्वघोष। और भी जैसे कि क्वेश्चन है एक आपसे पूछ लिए, ये एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं और भी बता रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए अब मैं इसको, और भी क्वेश्चन है कुछ, जैसे कि आपका है अमरकोश, एक पुस्तक आता है अमरकोश पुस्तक, तो वो किसने लिखा है? तो अमरकोश लिखा है अमर सिंह ने, तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा, अमरकोश अमर सिंह ने। ओके, एक और पुस्तक पूछता है शाहनामा, बहुत बार आया है एग्जाम में, शाहनामा किसने लिखा है? तो शाहनामा आपका जो है फिरदौसी, तो फिरदौसी ने लिखा है। उसके बाद एक हुमायूंनामा मैंने बता ही दिया, गुलबदन बेगम। एक पूछता है बुद्ध चरितम अश्वघोष, बता दिया। प्रेम वाटिका एक पुस्तक आता है, प्रेम वाटिका, जैसे पंचतंत्र विष्णु शर्मा लिखे हैं उसी तरह प्रेम वाटिका किसने लिखा है? तो प्रेम वाटिका है एक रश खान, इनका नाम ही है रश खान, और रश खान नाम है भाई, तब तो रश के है तो प्रेम वाटिका में ही मिलेगा, तो रश कहाँ मिलेगा? प्रेम वाटिका मिलेगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है। चलिए मैं एक बार रिकॉल कर दूं, आपके विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक, अश्वघोष पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, अमरकोश के अमर सिंह, शाहनामा फिरदौसी, यहाँ पे दिया गया है प्रेम वाटिका कौन? रश खान है। और आपका अमरकोश अमर सिंह, गुलबदन बेगम
कौन से पुस्तक लिखे हैं, तो गुलबदन बेगम आपका हुमायूं नामा लिखे हैं, और आपका बाण भाट क्या लिखे हैं, तो बाण भाट कादम्बरी लिखे हैं। उसके बाद शाहनामा फिरदौसी लिखे हैं, और आपका जो बुद्ध चरितम है वो अश्वघोष लिखे हैं। तो चलिए एक बार रिकॉल हो गया। अब हम चलेंगे, आपका 5 ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और 5 में से आपके कितने सही हुए, 5 क्वेश्चन में जीके के 5 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए। अगर 4 सही है तो ठीक ठाक है, 5 में से 5 अगर सही हो रहे हैं भाई साहब तो टॉप क्लास की आपकी तैयारी है। आपको थोड़ा सा भी मतलब कि ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। सभी लोग एक बार शेयर करके आइए। हम दूसरा मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल स्टार्ट करेंगे साइंस का। ओके, तो साइंस का स्टार्ट करते हैं। जीके के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और साइंस के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी साइंस का क्वेश्चन नागरिक DBGD यांत्रिक के लिए जो रोज़ तांडव हो रहा है 7 बजे से स्टार्ट हो चुका है, और 7वां मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ का, साइंस का। 6 मॉक टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार जाकर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मतलब कि 60 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा दिया है, मतलब कि 60 क्वेश्चन, मतलब 6 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, 7वां आज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, 7वां स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी 15-16 मॉक टेस्ट मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट से करा रखा है, इंग्लिश का और साइंस का, तो वो ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, LPG मिश्रण है, किस चीज़ का LPG मिश्रण है आपको बताते चलना है। सामान्य विज्ञान चल रहा है। ऑप्शन ए में दे रखा है प्रोपेन, बी में मीथेन, सी में एथेन, और डी में दे रखा है ब्यूटेन। चलिए LPG किस चीज़ का मिश्रण है आपको बताना है, और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, तो LPG मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है भाई साहब, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका LPG मिश्रण है वो किस चीज़ का है, तो आपका मिश्रण है आपका ब्यूटेन का, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चीज़ का मिश्रण है, ब्यूटेन का, करेक्ट आंसर डी आपका हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62, मतलब कि 2 नंबर क्वेश्चन पे, और 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है वो आपको बताना है। हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, मतलब कि लाफिंग गैस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। बहुत सारे बच्चे इसको लाफिंग गैस करके भी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है यहाँ पे हंसाने वाली ना लिख के लाफिंग गैस लिख ले तो कंफ्यूज ना होइएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है क्रिप्टन, बी में नाइट्रस ऑक्साइड, सी में सल्फर ऑक्साइड, और डी में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। भाई साहब ऑक्साइड डाइऑक्साइड टिक ना कर दीजिएगा, मुश्किल हो जाएगा। हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, मतलब कि लाफिंग गैस, और लाफिंग गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, और तीसरा नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपका, मतलब कि 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। ओके, इसमें से दे रखा है कि सबसे ज़्यादा, मतलब कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। ऑप्शन आपका है चांदी, बी में दे रखा है लोहा, सी में सोडियम, और डी में एल्युमिनियम। तो चलिए राइट आंसर क्या होगा, एक बार बता दीजिए कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, चांदी, लोहा, सोडियम या फिर एल्युमिनियम। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। क्वेश्चन नंबर है 3, और 3 का राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील है, बहुत सारे बच्चे इसमें चांदी टिक कर देंगे, तो चांदी ना टिक करिएगा भाई साहब, चांदी गलत हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ओके, और सोडियम को किस चीज़ में रखा जाता है, किस चीज़ में डुबो के रखा जाता है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए किस चीज़ में डुबो के रखा जाता है। ये कल मैंने कराया था, रखा जाता है, एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, मतलब कि 64 पे। ओके, दे रखा है आपका, निम्न तत्वों में से किसका उच्च द्रव्यमांक है। उच्च द्रव्यमांक किसका है आपको इस ऑप्शन में से बताना है, और ऑप्शन आपका दे रखा है बोरोन, लिथियम, एल्युमिनियम और चांदी। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कि निम्न तत्वों में से किसका उच्च द्रव्यमांक है, बोरोन, लिथियम, एल्युमिनियम, चांदी। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। देखते हैं बोरोन, लिथियम, एल्युमिनियम, चांदी। तो मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर है 4, और 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो उच्च द्रव्यमांक होता है किसका होता है, आपका होता है बोरोन का, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपका
क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है निकल का रासायनिक प्रतीक क्या है। आपको बताना है निकल का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है Sn, बी में दे रखा है Ni, सी में दे रखा है Fe और डी में दे रखा है Ne। चलिए सबसे पहले कौन बताता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है निकल का रासायनिक प्रतीक आपको बताना है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है निकल का रासायनिक प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको याद जाना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। वो हो जाएगा आपका Ni निकल का। और ये बता दीजिए Fe किसका रासायनिक प्रतीक है कमेंट सेक्शन में। Fe जो है किसका रासायनिक प्रतीक है, मतलब कि सिंबल है। ओके, किसका सिंबल है Fe, आपको बताना है। सिंबल मतलब प्रतीक वही। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन ए में दे रखा है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। चलिए भाई साहब बताइए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं ये जो ऑप्शन ए लिखा रखा है आपका एक बार देखते चलिएगा, क्योंकि इसमें आपको समझ में ना है 1/2 mv²। बी में रखा है 1/2 mgh और सी आपको समझ में आ रहा है। और डी में आपको बता दूँ p²/2m। ओके, p²/2m। चलिए अब बताइए आपका। और सी में तो आपको mgh समझ ही आ रहा है, तो बताइए ए बी सी एंड डी में राइट आंसर क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा का रासायनिक बोल रहा हूँ, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है क्या चीज़, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये वाला आप याद करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके काम में आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके ओके ओके, चलिए स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है mgh, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि mgh स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। और आपका जो मैं बता दूं जो गतिज ऊर्जा का सूत्र है, अगर आपसे पूछ लिया जाए गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछ लिया जाए तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 mv², जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है 1/2 mv²। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है आपका निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण ओजोन परत को प्रभावित करता है। ऐसा कौन सा उपकरण है जो घरेलू उपकरण है, मतलब कि घर में हम लोग उपयोग करते हैं प्रतिदिन, लेकिन वो किस चीज़ को प्रभावित करता है, वो ओजोन परत को प्रभावित करता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और शायद हमारे लिए ज़रूरी भी है कि इसको हम कम इस्तेमाल करें। तो चलिए आज के बाद आप लोग कम इस्तेमाल करिएगा, मैं बता देता हूँ उसके बाद। ऑप्शन ए में दे रखा है विद्युत हीटर। सभी लोग आजकल विद्युत हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस चूल्हा सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज भी इस्तेमाल करते हैं और टेलीविज़न भी। तो चलिए इसमें से वो कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग करने से जो ओजोन परत है वो प्रभावित होता है। तो मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसे फ्रिज आप लोग बोलते हैं ना, फ्रिज ठंडा ठंडा पानी में नहाना चाहिए, ठंडा ठंडे पानी पीना चाहिए, तो वही आपका ओजोन परत को प्रभावित करता है। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है किस बल के कारण दूध में से क्रीम अलग होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कौन बताएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है अभिकेंद्रीय बल के कारण, बी में दे रखा है अपकेंद्रीय बल के कारण, सी में दे रखा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और डी में दे रखा है इन सभी के कारण। अब देखते हैं भाई साहब ये कौन बताता है कि अभिकेंद्रीय बल के कारण होगा अभिकेंद्रीय बल के और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इन सभी के कारण। तो किस बल के कारण दूध में से क्रीम निकाला जाता है वो आप लोग बताइए। तब तक मैं इन लोग का फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूँ कि अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए पहले अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसको FC ऐसे करके लिख लीजिए और मैं इसको ब्लैक कर दूँ क्या, चलिए ब्लैक से लिखते हैं FC। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला जो होता है mv²/r, ये अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है। अब लिख लीजिए अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला, जो कि अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है F = m ω²r।
एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका आर दे रखा है, ये आपका यहाँ पे आर जो अभिकेंद्रीय बल में दे रखा है, ये आर यहाँ पे रेडियस का काम करेगा, और ये आर जो आपका दे रखा है अपकेंद्रीय बल में, ये आपका डिस्टेंस का काम करेगा। ओके, और ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी है एम, मास है आपका, और यहाँ पे भी एम मास है। अब बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। मैं गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला बता दूं, तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है ये एफ, चलिए एफ हो गया, और एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है जी, यहाँ पे जी है m1 m2 अपॉन r1, सॉरी एफ इजकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर से लिख देता हूँ। एक गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल का है, ये अभिकेंद्रीय बल है, और ये अपकेंद्रीय बल है। तो चलिए, है ना इंपॉर्टेंट कितना। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस बल के कारण दूध में से क्रीम अलग होता है, तो वो होता है अपकेंद्रीय बल, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है आपका 9 है कि क्वेश्चन नंबर 9 है, रबर का वैल्कनीकरण करने के लिए प्राकृतिक रबर में क्या मिलाया जाता है। रबर का वैल्कनीकरण करने के लिए प्राकृतिक रबर जो होता है, नेचुरल रबर में क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में दे रखा है सल्फर, और डी में दे रखा है कार्बन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो रबर का वैल्कनीकरण करने के लिए प्राकृतिक रबर में क्या मिलाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर या फिर कार्बन। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सल्फर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रबर में क्या क्या मिलाया जाता है वैल्कनीकरण करने के लिए, तो होता है आपका सल्फर। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 10, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे, जैसे कि ईस्ट मुख्यतः स्रोत। मैंने आपको बताया था कि विटामिन के कमी के कारण वाला जो आप रोग होता है, वो विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है वो याद कर लीजिएगा। और इसका याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था, जीके का जादू एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे ही, एक बार चेक कीजिए, बहुत कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा ट्रिक के माध्यम से, जिसमें विटामिन वाला भी मैंने बता रखा है। चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यीस्ट मुख्यतः स्रोत है, ऑप्शन ए में दे रखा है विटामिन सी, बी में दे रखा है विटामिन ए, और सी में दे रखा है राइबोफ्लोविन, और डी में दे रखा है विटामिन डी। चलिए मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो उससे पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ, जैसे कि आपका है, मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या दे रखा है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैं कुछ, जैसे कि किस विटामिन के कारण कौन सा रोग होता है वो बता दूं। विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है, आपको पता होना चाहिए, नोट करते चलिए। विटामिन ए के कारण रतौंधी, बी के कारण बेरी बेरी, सी के कारण क्या होता है, विटामिन सी के कारण क्या होता है जल्दी से बताइए, स्कर्वी, क्या होता है स्कर्वी। और डी के कारण, विटामिन डी के कारण जो होगा वो होता है रिकेट्स। नोट करिए भाई साहब, नोट करिए, रिकेट्स। और विटामिन ई जो होता है उसे बोलते हैं बाझपन वगैरह, इस टाइप से, ई के कारण बाझपन आप लिख सकते हैं। और आपका के जो होता है, विटामिन के कमी के कारण क्या होता है, जो आपका रक्त का थक्का, जो आपका ब्लड होता है ना, आप देखते हैं ब्लड का रक्त का थप्पा बन जाता है। अगर विटामिन के का कमी हो जाएगा तो रक्त का जो थक्का बनता है वो बनना बंद हो जाएगा, डायरेक्ट आपका जो रक्त है बहने लगेगा, थक्का जमेगा ही नहीं, तो रक्त आपका ज़्यादा से ज़्यादा गिर जाता है। और थक्का बन रहा है तो समझिए विटामिन के आपका ठीक है, मतलब कि है। ए के कारण रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेट्स, ई बांझपन, और के जो है रक्त का थक्का ना बनना कमी के कारण, ये विटामिन वाले रोग हैं। अब इसके रासायनिक नाम भी पूछता है, तो रासायनिक नाम को कैसे याद करेंगे, तो देखिए चलिए मैं फिर से बता दूँ। ए आपका रेटिनॉल होता है, ए का, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। बी का होता है थायमिन, नोट करते चलिए, विटामिन बी का थायमिन। सी को होता है, ये कल क्वेश्चन भी मैंने बताया था, स्कॉर्बिक अम्ल, क्या होगा स्कॉर्बिक अम्ल। और डी का क्या होगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, क्या होता है कैल्सीफेराल, लिख लीजिए कैल्सीफेराल।
फेराल लिख सकते हैं यहाँ पे। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक बार बताता हूँ विटामिन ई का। विटामिन ई जो होगा वो टोकोफेराल होगा। क्या होगा? टोकोफेराल। ओके, चलिए यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको कर देता हूँ। विटामिन ई जो होता है वो टोकोफेराल यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, और के जो होता है वो होता है फ्लिकोबोनिन। ओके, तो फ्लिकोबोनिन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन से तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया, अब इसमें बता देता हूँ। और ये मैंने ऑलरेडी, अगर यहाँ से आप लिखना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, लेकिन ट्रिक के माध्यम से जीके का जादू आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। भाई साहब एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा। और चुटकियों में ये सारे चीज़ें याद हो जाएगी। चुटकियों में एक ट्रिक पढ़िए और चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। चलिए, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका यीस्ट का मुख्यतः स्रोत जो है वो कौन सा स्रोत है। तो इसका जो राइट हो जाएगा आंसर राइबोफ्लोविन, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई साहब आज मैंने एक ही मॉक टेस्ट इसलिए लगाया क्योंकि आपको उतना सपोर्ट आ नहीं रहा है। दो मॉक टेस्ट लगाएंगे कब? अब 100+ वीडियो पे लाइक होगा तभी, नहीं तो एक आपका चलेगा 7 बजे। ओके, और 7 बजे चलेगा। ओके, और चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड फटाफट शेयर करिएगा, लाइक भी कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो वहाँ पे ऐड हो जाइएगा। इसका PDF वहीं पे मिलेगा। ऑलरेडी 2 क्लास का PDF मैंने प्रोवाइड करा दिया है, तो जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी पासवर्ड वगैरह नहीं है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सपना है कोस्ट गार्ड, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।